हेलो एवरीवन। तो हमने सीडीपी के कुछ क्लासेस जैसे कि जिन पे आज संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उससे रिलेटेड है ना, संज्ञान से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड हमने कुछ लेक्चर पहले भी किया हुआ था। उसी में आज हम क्या करेंगे, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं देखते हैं। आज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनके पीछे जो भी तर्क हैं और उस बुद्धि के बारे में जितनी सारी चीजें अभी हमको पढ़नी चाहिए उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है कि बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। बताना है हमको कि महत्वपूर्ण भूमिका है, नाम मात्र की भूमिका है, या अपूर्वान्वय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। ठीक है, जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं तो बुद्धि दोनों चीजों से हमको प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीजों से? वंशानुगत भी प्राप्त होती है और साथ ही साथ में पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से भी प्राप्त होता है। आसपास का जो वातावरण है उससे भी प्राप्त होता है ना। बुद्धि दोनों चीजों से प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि का जो इंटेलिजेंस का जो बढ़ने की प्रक्रिया है, उसकी विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलप होने की प्रक्रिया है, वो वंशानुगत ज्यादा नहीं होती, केवल नाम मात्र होती है ना। पेरेंट्स की जो बुद्धि रहती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की बुद्धि आती है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है उसके हिसाब से होता है। तो पर्यावरण की भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी, वातावरण की भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी। वंशानुगत की जो भूमिका रहेगी, हेरिडेटरी की जो भूमिका रहेगी वो कम रहेगी। कम रहेगी यानी कि नाम मात्र की भूमिका रहेगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। क्या दिया आपको? मानसिक आयु। इनमें से क्या है मानसिक आयु? देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको, शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है, शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है, या फिर मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, एक एज तक वो बढ़ेगा। ठीक, आपका 40 साल 45 साल ले लीजिए, उस एज तक वो बढ़ेगा, उसके बाद फिर स्थिर हो जाएगा। यानी सोचने की कैपेसिटी फिर क्या हो जाती है, उस तरीके से वर्सेटाइल नहीं सोच सकते जैसा कि अभी 18 20 या 25 साल के युवा सोच पाते हैं, है ना। अगर और उम्र बढ़ गई, 60 साल के हो गए, तब तो उनकी बुद्धि जो होती है वो और क्या हो जाती है, कम होते जाती है ना। मतलब उसको हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे या डाइवर्स में नहीं लेंगे, हम उसको स्थिर मानेंगे वहां से। ठीक है, उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देती है, तर्क लगाना बहुत हद तक बंद हो जाता है। ठीक, तो ये स्थिर हो जाता है मानसिक आयु के बारे में, ये चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न दिया है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? डेविड वेशलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इनमें से किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो वो कौन थे? एडवर्ड बिने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। फैक्ट वाले प्रश्न है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला प्रश्न दिया है कि दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया, तो अवश्य ही उनकी समान क्या होगी? उनकी आयु को बताना है कि कौन सी आयु उनकी समान होगी। क्या उनकी वास्तविक आयु समान होगी, क्या उनकी बुद्धि लब्धि समान होगी, मानसिक आयु समान होगी, या फिर निष्पादन आयु समान होगी? कौन सी आयु समान होगी उनकी? वास्तविक आयु समान होगी। क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है वो दोनों की बराबर होगी। एक ही वर्ष में और एक ही माह में जन्म लिया है तो छोटे बड़े नहीं होंगे, है ना, एक साथ हुए होंगे। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्या दिया हुआ है हमको? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, या फिर बहुतत्व सिद्धांत।
इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन आ जाएगा? आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो एक तत्व सिद्धांत था ये देना था विनय, विनय और साथ में साइन। ठीक, एक तत्व का सिद्धांत। द्वितत्व का सिद्धांत दिया था स्पेयरमैन ने। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक, बहुतत्व यानी कि मल्टी फैक्टर, मल्टी फैक्टर ये दिया गया था किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, चल अब अपने अगले प्रश्न में आते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है कि मानसिक आयु का प्रत्यय, जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था? पहला क्या दिया आपका? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने। तो जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया था किसने? टर्मन ने। ठीक है ना, लुई टर्मन ने दिया था कब? 1916 में। ठीक है, चलिए स्पेयरमैन ने कारक दिए, कौन से कारक दिए थे? अगला प्रश्न देखिए, स्पेयरमैन के बारे में बताना है। अभी हमने देखा कि स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है ना, एक जस्ट पहले प्रश्न में किया था हमने। तो द्विकारक सिद्धांत में उनके कारक कौन कौन थे और इसमें से कुछ है क्या, वो देखते हैं हम। पहला क्या दिया है? सामान्य कारक। दूसरा क्या दिया है? विशिष्ट कारक। तीसरा दिया है दोनों, यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाला आ जाएगा आपका? सामान्य और विशिष्ट दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सामान्य होता है इसे हम जी फैक्टर के नाम से जानते हैं, और विशिष्ट होता है यानी स्पेशल होता है उसको एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये जो जी फैक्टर होता है ये आपका वंशानुगत होता है ना। सामान्य जो योग्यताएं होती है बच्चे में या व्यक्ति में वो होगा। ठीक है, वंशानुगत कह सकते हैं इसको, वंशानुगत या फिर सामान्य योग्यता। और एस फैक्टर में क्या हो जाएगा? एस फैक्टर को हम अर्जित करते हैं, अर्जन के द्वारा इसे क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, अर्जित करके, सीख करके, आसपास चीजों को देख करके, है ना, अर्जित किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ठीक है, तो स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, ये याद रखेंगे। वो दो कारक कौन कौन से हैं? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक सामान्य और वंशानुगत होता है, विशिष्ट कारक जो होता है वो अर्जित किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ठीक, चलो आते हैं अगले प्रश्न में। क्या दिया है इसमें? बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या स्पेयरमैन का सिद्धांत है, के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व क्या होता है? क्या ये जन्मजात होता है? क्या ये अर्जित किया जा सकता है? क्या सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप में पाया जाता है? या फिर ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या कि ये अर्जित किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। जन्मजात आपका कौन सा रहता है? आपका कौन सा रहेगा? सामान्य। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फिर। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक के बारे में अभी एक प्रश्न में हमने देखा द्विकारक, द्विकारक एक तत्व सिद्धांत, और फिर देखा था हमने मल्टी फैक्टर बहुकारक सिद्धांत, है ना, या मल्टी एलिमेंट कह सकते हैं उसको, है ना, बहु तत्व सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया था? बहुकारक सिद्धांत दिया गया था, मल्टी फैक्टर सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसको चार प्रतिमानों से प्राप्त किया जाता। चार प्रतिमान है थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत में, जिससे तीन प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है, उसको प्राप्त किया जाता है। पहला जो प्रतिमान था वो क्या है आपका? लेवल।
यानी स्तर। ठीक। दूसरा क्या है आपका, लेवल के बाद इसमें आ जाएगा आपका रेंज, यानी कि सीमा, किस रेंज तक वो प्राप्त कर सकता है। तीसरा है आपका एरिया, क्षेत्र। ठीक है, कि उसको डाइवर्स करके वो कौन कौन से क्षेत्र में उसको डाइवर्सिटी तक पहुंचा सकता है। ठीक, एरिया। और है क्या, स्पीड। चौथा क्या है, स्पीड। तो ये चार प्रतिमान जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी में हमको बताया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, है ना। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने अपने इसी सिद्धांत के अंतर्गत जो सोचने की प्रक्रिया है उसका दो भाग बताया है। एक है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस थिंकिंग, और दूसरे को कहा जाता है क्या, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंस, इसको भी डाइवर्जेंट लिख देते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये सब किसके अंतर्गत है, मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, बहुल बुद्धि सिद्धांत। क्या दिया है आपका, बहुल बुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत का विकास किसने किया था, ये हमको बताना है ना। तो देखिए ये दो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, इसमें दिया है मल्टी फैक्टर दिया हुआ है ना। और जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले के अंतर्गत आपको, जो दूसरा वाला है उसके अंतर्गत आपको क्या दिया गया है, मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया गया है। दोनों ही अलग अलग, है ना। मल्टी फैक्टर किसने दिया था, आपने थॉर्नडाइक ने दिया था। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम गार्डनर है ना, गार्डनर। तो हम गार्डन, गार्डनर से आप गार्डनर याद रखिए, गार्डनर से आप गार्डन याद रखिए। और गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे फूल होते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। तो वो एक बुके के जैसे हमको वहाँ जो गार्डन है वो कितना सुंदर दिखाई देता है। उसी तरीके से गार्डनर ने क्या किया था, अपने बुद्धि को बताया था, बुद्धि के सिद्धांत में ये बताया था कि एक बुद्धि नहीं रहती, इंसान के पास में, अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धियां रहती है। बुद्धि को उन्होंने क्या किया, 8 प्रकार बताए इसके। कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। तो देखते हैं वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है भाषाई, भाषाई बुद्धि। इसके अंतर्गत जो बोलने वाले हैं, जैसे लेक्चरर, टीचर, हम जो है, वो सब किसके अंतर्गत में, भाषाई बुद्धि के अंतर्गत है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन आ जाता है, कवि, कवि आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, पत्रकार आ जाएंगे, यानी कि जो बोल करके, भाषा का उपयोग करके अपना कार्य करते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है क्या, दूसरा है कि मानसिक, या फिर इसी को हम लॉजिकल मैथमेटिकल के नाम से जानते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि। ठीक है ना, इसमें कौन आ जाएंगे, जो लॉजिक्स का प्रयोग करते हैं, जो अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करते हैं, मानसिक क्षमता, अपने एप्टीट्यूड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट, है ना, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा देखते हैं हम क्या, संगीत में, संगीत में इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपके सिंगर, और संगीत से रिलेटेड जितने भी वादक होते हैं, बजाने वाले होते हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं या विभिन्न प्रकार के यंत्र बजा रहे हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके संगीत में बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला देखते हैं हम, चौथा देखते हैं इसमें क्या, शारीरिक बुद्धि देखते हैं, शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि में क्या, शरीर से जो अपना काम करते हैं, शरीर से यानी हाथ पैर से, या डिफरेंट तरीके से अपना काम करते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। जिसमें से एक होते हैं क्या, एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन जितने होते हैं, वो सब शारीरिक बुद्धि से कार्य करते हैं, है ना। उनका मानसिक बुद्धि हम नहीं कह सकते कि साइंटिस्ट के जैसे होगा या एक टीचर के जैसे उनको पढ़ने वाली चीजें समझ में आती होगी, लेकिन उनको
स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें समझ में आती है, वो उनमें अच्छा बेहतर क्या करते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं, है ना। तो एथलीट्स हो गए, यहाँ तक कि सर्जन को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। चिकित्सक को, सर्जन को इस श्रेणी में रखा जाता है। सर्जन को क्यों इस श्रेणी में रखते हैं? क्योंकि उनके हाथ अगर थोड़े से भी इधर उधर हुए, यानी कि व्यक्ति भी इधर उधर हो गया, ठीक है ना। चलो, पांचवा देखते हैं। शारीरिक देख लिया हमने। पांचवा हम देखते हैं किसको? स्थानिक। स्थानिक बुद्धि यानी कि जिनको दिशाओं का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है, दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, है ना। इसमें आपके मूर्तिकार आ जाएंगे, ठीक, बहुत बारीक काम करने वाले होते हैं ना, मूर्तिकार, चित्रकार, ये आ जाएंगे इसके अंदर। दिशा से रिलेटेड अगर बोले तो पायलट आ जाएंगे, पायलट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक, सर्वेयर आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे, है ना। चलो, अगला देखें। तो अगला छठवा देखते हैं हम क्या। दो होते हैं इसमें, जिनको एक साथ समझे तो अच्छा है। अंतर वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक, ठीक, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अंतर वैयक्तिक इसको आप समझिए, अंतः वैयक्तिक, अंतः यानी कि स्वयं, सेल्फ, है ना। तो ऐसे सभी लोग जो क्या करते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, ठीक है, वो सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जिनको आत्मबोध हो जाता है, कहते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले अगर हम, तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, और विभिन्न प्रकार के जो संत होते हैं, वो सभी को हम अंतः व्यक्ति के अंतर्गत में लेते हैं, ठीक। तो अंतर व्यक्ति में कौन आ जाएगा? जो अपने अलावा, है ना, अपने को पीछे रख करके दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है, दूसरों की सोच को समझते हैं, उनकी पीड़ाओं को समझते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा नाम है मदर टेरेसा, अब इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों की सेवा करने में, है ना। सेवा भाव वाले जो लोग होते हैं ना, वो अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। अब आठवां देखते हैं हम, प्राकृतिक, यानी कि ऐसे लोग जिनको पेड़ पौधों से लगाव हो या प्राकृतिक चीजों से लगाव हो, वो सभी आ जाएंगे इसमें। जैसे कि वाइल्ड फोटोग्राफी जो करते हैं, या गौ सेवा करते हैं, या पेड़ों के लिए वन रक्षक के तौर पर काम करते हैं, है ना। वन रक्षक यानी कि पुलिस वाला वन रक्षक नहीं, पोस्ट वाला वन रक्षक नहीं, वे लोग जो एक्चुअल में उस पे काम करते हैं, ठीक है ना, जो अपने मन से उसमें काम में लगे हुए होते हैं, पेड़ को बचाने में लगे होते हैं। कई प्रोटेस्ट हुए, आपने अभी अभी वहां नदी के प्रोटेस्ट में भी देखा होगा, है ना, कई लोग नदी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंगलों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, है ना। ऋषिकेश में भी अभी एक हुआ था, एक महिला तो मुझे काट दो लेकिन ये पेड़ नहीं कटेगा बोल के अड़ गई थी, और फिर प्रशासन को उसके सामने झुकना पड़ा था। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जो प्रकृति को बचाते हैं, वो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये क्या था पूरा? हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत ये 8 प्रकार की बुद्धियां उन्होंने बताई थी, ठीक है। अगला देखते हैं फिर हम। चलो, क्या दिया हुआ है हमको? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर, या फिर स्किनर, है ना। ये ऑप्शन है हमारे पास। तो तरल क्रिस्टल, जो लिक्विड एंड फ्लूइड का सिद्धांत है, तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत या तरल ठोस सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं, इसके बारे में किसने बताया था? केटल ने बताया, ठीक है, केटल। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो केटल, केटल मतलब जानते हैं ना, केतली, केटली जानते हैं ना, जिसमें चाय बनाते हैं। और चाय कैसी होती है? तरल होती है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। चलो, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका ये दिया, ये दिया है क्या?
बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विखंड सिद्धांत यानी कि द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक के सिद्धांत के बारे में अभी हमने 2-3 प्रश्न कर लिए हैं। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था, है ना। चलो, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, ये 2 चीजें उन्होंने बताई थी, है ना। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिए हमको गार्डनर, तो गार्डनर ने तो 8 बुद्धि बताया था, ठीक है। स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग तो इन्होंने बुद्धि का त्रिपाक्षीय सिद्धांत दिया, ठीक। बिने बिने ने तो एक तत्व सिद्धांत दिया था, एकल तत्व सिद्धांत, ठीक है। तो कौन बच गए? थर्स्टन। थर्स्टन ने क्या दिया था? 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के युग्म को बताया था कि जो बुद्धि होती है वो अकेले नहीं होती, बल्कि 7 अलग अलग प्राथमिक मानसिक जो क्षमताएं होती हैं उनका समूह होता है, जिसे हम थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? समूह कारक सिद्धांत के नाम से, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला दिया हुआ है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुकारक और बहुबुद्धि, है ना। बहुकारक यानी कि उसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? मल्टी फैक्टर। इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको हिंदी में हो जाता है वो भी बहुत अच्छी बात। बहुबुद्धि को क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये दोनों अलग अलग है ना। मल्टी फैक्टर ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके बारे में अभी हमने बात किया था, क्या? गार्डनर के द्वारा, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। और इस प्रश्न में जाने से पहले आपको कुछ समय पहले भी बताया गया था कि 1 अगस्त से जो टेस्ट का शेड्यूल है वो चालू होने वाला है, सहायक शिक्षक के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। तो जो सहायक शिक्षक का टेस्ट है वो आज से स्टार्ट हो गया है, सुबह होना था स्टार्ट। फिर कुछ बच्चों का ये था कि पढ़ना था उन लोगों को, इसलिए शाम से स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हो गया। आप कभी भी उसको दिला सकते हैं ना, पूरे दिन में दिला सकते हैं या फिर दूसरे दिन भी दिला सकते हैं। 1-1 हफ्ते का आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है उस टेस्ट में। शेड्यूल आप देख लेंगे पूरा का पूरा, है ना। तो सहायक शिक्षक का स्टार्ट हो गया है, और शिक्षक का, जितने लोग भी शिक्षक का टेस्ट दिलाना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं, उनका 5 अगस्त से चालू होगा, ठीक है। शिक्षक में थोड़ा सा डिले है, 5 अगस्त वो चालू होगा। सहायक शिक्षक का आज यानी कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जिन लोग इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर ले। ऐसा नहीं है कि या 1 अगस्त से चालू होना था तो आज ही दिलाना है टेस्ट, आप उसको कल भी दिला सकते हैं, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले प्रश्न में। और कांटेक्ट आपको, ऐप का लिंक नीचे दे दिया जाएगा, कांटेक्ट नंबर आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आप कॉल करके टेस्ट शेड्यूल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, सीजी मैपोलॉजी, वहां भी आपको टेस्ट का शेड्यूल प्रोवाइड टेस्ट का शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है ना। चलिए देखिए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू विकसित किया गया किसके द्वारा? बुद्धि लब्धि किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था उसका? बीने, रीड, टर्मन या फिर कैटन? तो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था वो?
टर्मन के द्वारा, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं भाटिया बैटरी के बारे में, कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो एक डॉक्टर कहेंगे इनको, मनोवैज्ञानिक चंद्र मोहन भाटिया, ठीक है। चंद्र मोहन भाटिया द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, और इन्होंने किसका मापन किया, बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट गैस लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे गैस लगाएंगे अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, इतनी सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। और बैटरी देख करके ऐसा लग रहा है कि साइंस का क्वेश्चन है ना, लेकिन ये एक टेस्ट है, परीक्षण है, बुद्धि का टेस्ट है, ठीक है। तो चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा ये जो टेस्ट है वो किया गया, जिन्होंने अपने 5 टेस्ट रखे, 5 टास्क रखे, जिसके द्वारा वो बुद्धि का परीक्षण करते हैं, ठीक। और इसके द्वारा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का परीक्षण किया जाता है, ठीक। ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे कि ये चंद्रमोहन भाटिया द्वारा विकसित किया गया एक परीक्षण है, टेस्ट है, ना कि कोई बैटरी, है ना, जिसमें 5 टास्क के द्वारा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या है, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 या 7। तो अभी हमने देखा क्या, 5 उप परीक्षण उसमें किए जाते हैं, 5 टास्क उसमें लिए जाते हैं, है ना। चलिए आगे का प्रश्न देखें। आगे हमको क्या दिया हुआ है, शिक्षण योग्य बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि, है ना, आईक्यू क्या होती है शिक्षण योग्य बच्चे में, 90 से 110, 50 या 75 से 90 तक, 20 से 49 तक, या 20 से नीचे। तो इसमें से क्या होता है आपका, 90 तक अगर बच्चा है, 90 तक भी अगर पहुंच जा रहा है, 75 से 90, 50 से 90, तो उसे हम कहते हैं कि इसको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ने योग्य बच्चा है ना। ये तो सामान्य बुद्धि है, इनको तो हम पढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक। अल्प बुद्धि, क्षीण बुद्धि के कैटेगरी में सी और डी वाले आते हैं, ठीक। चलो आगे क्या दिया आपका, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा, किस श्रेणी में उसको वर्गीकृत करेंगे हम, सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, मंद बुद्धि में, या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि में। तो इस बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए आईक्यू का एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल एज, या फिर इसी को हम एक्चुअल एज के नाम से भी जानते हैं, है ना, एम अपॉन ए, इससे आप याद रख सकते हैं, आई क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन ए मा, है ना। कहाँ से मिलती है आई क्यू, पिता से भी मिलता है, लेकिन हम याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, माँ, ठीक है। आईक्यू हमको किससे मिली है बोलेंगे हम, माँ से मिली है, यानी कि मेंटल एज और एक्चुअल एज का अगर हम अनुपात निकाल दें, डिवीजन कर दें, तो हमको क्या मिल जाता है, आईक्यू मिल जाता है, ये इसका फॉर्मूला हुआ। और इसी आईक्यू के पूरे रेंज को डिवाइड कर दिया गया है कुछ श्रेणियों में, जैसे कि आपका सबसे नीचे आता है क्या, 70 से 89। तो इसमें वो बच्चे आएंगे जो कि क्षीण बुद्धि के हैं या फिर मंद बुद्धि के हैं, है ना। उसके बाद ये चला जाएगा आपका 80 से लेकर के 89, तो इसमें आ जाएंगे आपके अल्प बुद्धि वाले, ठीक है। फिर अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, है ना,
इसके बाद आ जाता है क्या आपका 90 से लेकर के 109, कहीं कहीं पर ये 110 भी दिखाई देता है। ये आपका क्या आ जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है। अब आ जाते हैं क्या हम, इससे अगर नीचे रहेगा तो निश्चित ही वो क्या होगा, क्षीर्ण होगा, है ना। इससे नीचे है तो 70 से नीचे है तो। ऊपर देखते हैं हम तो 110 से अगर 120 में है तो सामान्य से अधिक, इस श्रेणी में लेते हैं इसको। ठीक है। अब अगर ये 130 से 140 है या 120 से 130 के बीच में है तो हम इसको उच्च श्रेणी कहते हैं या श्रेष्ठ कहते हैं, है ना, श्रेष्ठ कहते हैं। अब अगर ये इससे भी अधिक है यानी 130 से अधिक है, ठीक है, तो इसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। ये बुद्धि के बुद्धि लब्धि का कुछ रेंज है, जिसमें हम कैटेगरी है जिसमें हम डिवाइड करते हैं कि किस प्रकार से क्या होगा, उनका आईक्यू से हम उनकी बुद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। वापस आते हैं फिर अपने प्रश्न में, या आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। प्रश्न में आते हैं हम, क्या दिया है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 85 है, यानी कि 90 से कम है, तो सामान्य बुद्धि तो नहीं है, श्रेष्ठ बुद्धि भी नहीं है, सामान्य से अधिक तो हो ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा या अल्प बुद्धि के अंतर्गत ले सकते हैं उसको। ठीक है ना, अभी प्रश्न में मंद बुद्धि दिया तो हम उसको मंद बुद्धि लिखेंगे। ठीक है। चलिए अगला आते हैं, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। क्या बोला है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। यहाँ आ जाइए माँ पे, क्या m इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 8, है ना, और 5 वर्ष का मोहन खुद है। 5 वर्ष यानी कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्चुअली इसकी क्या आ जाएगी, 5। ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसका आईक्यू निकालना है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आईक्यू इज इक्वल टू, अभी हमने देखा ऊपर m/a, रख दीजिए मान, आई क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटू 100, ये मिस हो गया था, इंटू क्या करेंगे हम यहाँ 100 करेंगे। ठीक है। चलो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 8/5 हो जाएगा इंटू 100, इसको करेंगे तो ये 20 हो गया, और ये हो गया 8×2 16 यानी 180। तो इस समय इसकी आईक्यू कितना होगा, 160 हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज m इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। दूसरा क्या है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। वास्तविक आयु मतलब एक्चुअल एज जो कि 10 वर्ष है। ठीक है, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं आसानी से उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो क्या हो जाता है, m/a × 100 होता है, आई क्यू इज इक्वल टू, रख दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है ना। ये 10 टाइम्स ये क्या आ जाएगा आपका 120। कौन सा ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 120 इसका सही आंसर होगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न दिया है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 95 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 95 कौन सी श्रेणी में आता है, 90 और 110 के बीच। तो 90 और 110 के बीच कौन सी बुद्धि आती है, सामान्य बुद्धि आती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हमने देखा है इसको, है ना। चलिए आगे आते हैं, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच में है तो कैसी बुद्धि है उसकी, सामान्य बुद्धि है ना, उसको सिखाया जा सकता है, अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, इसके बारे में प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर के 8 बुद्धियों के बारे में हमने पढ़ा, भाषाई पढ़ा, संगीत वाला पढ़ा था, लॉजिकल पढ़ा था, 3 हो गए। इसके अलावा आपका और क्या बचा,
स्थानिक बचा और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा प्राकृतिक बचा और एक बचा शारीरिक, है ना। ये 8 हमने पढ़ा था क्या, बुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर के, है ना। एक गुच्छा मानते हैं, एक गुलदस्ता मानते हैं बुद्धि को, ठीक है ना। एक फ्लावर ना मान करके फूलों का एक पूरा सेट मानते हैं, है ना, बुके मानते हैं। चलिए, तो क्या आएगा इसके अंतर्गत, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल या फिर सामान्य बुद्धि या फिर विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। तो हार्वर्ड ने बुद्धि को 8 तरीकों से क्यों बांटा है, क्योंकि वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग तरीके की बुद्धियां होती ही होती है ना। बुद्धि, वो सारी बुद्धियां सबके पास होती है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की जो बुद्धि होती है वो ज्यादा पावरफुल रहती है ना। तो इसलिए वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती है, ठीक है। कौन मानता है, गार्डनर मानते हैं। चलो आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़ बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो भाषा के बारे में हमने पढ़ा था, अंतर्वैयक्तिक पढ़ा था, अंतःवैयक्तिक पढ़ा था, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। हमने सृजनात्मक बस नहीं पढ़ा था, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है, कौन सी हो जाएगी, शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। कवि और वाचक एक ही श्रेणी के हैं, कौन से श्रेणी के हैं ये, भाषाई, है ना। राजनीतिक नेता को हम इस कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, है ना, शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत में नहीं रख सकते, इनको हम रखते हैं किसमें, अंतर्वैयक्तिक में रखते हैं, ठीक है। अंतर्व्यक्ति और कभी कभी इनको दोनों में रखते हैं ना, अंतर्व्यक्तिक में भी और किस में रखेंगे, अंतःव्यक्तिक में। ज्यादातर अंतःव्यक्ति में इसका आंसर लिया जाता है। चलिए, तो शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक यानी कि जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जन, जिनको हम सर्जन के नाम से जानते हैं, है ना, सर्जन। सर्जन का अगर हाथ पैर सही ना चले तो सर्जरी भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो उनके शारीरिक गति बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम। क्या दिया हुआ है, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बहुबुद्धि का प्रकार। भाषाई बुद्धि हमने पढ़ा था, स्थानिक बुद्धि पढ़ा था, अंतर्वैयक्तिक पढ़ा था, लेकिन विश्लेषण बुद्धि के बारे में हमने नहीं पढ़ा, है ना। तो कौन सा प्रकार नहीं है बहुबुद्धि का, तो विश्लेषण बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं दिया गया है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक के बारे में हमको बताना है। प्रश्न बोल रहा है क्या, कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है उससे। पहला क्या दिया है इसका, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान। स्वयं के बारे में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतः बोलते हैं, स्वयं, है ना, सेल्फ। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। बातचीत तो भाषाई में आ जाएगा, ठीक है। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल ये भी नहीं आएगा, ये भी भाषाई में आ जाएगा, भाषा से हम कर सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल ये आएगा आपका किसमें, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। विभिन्न व्यक्तियों को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, तभी उन परेशानियों को हल किया जा सकता है। दूसरों को समझना ही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ये, क्या है ये, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा है। संगीत, संगीत तो नहीं आएगा। आध्यात्मिक आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा, ऐसा वाला तो पढ़े भी नहीं है ना। भाषा विषयक, ये भी नहीं आएगा। अंतः व्यक्ति, आत्मबोध यानी कि अंतः, सेल्फ में जाना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, वो किसके अंतर्गत आता है, आपके बहुबुद्धि के आत्मबोध के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो बुद्धि से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो छत्तीसगढ़ के भी प्रश्न है
और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बाहर से भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट थे, इसलिए उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने बुद्धि को जाना, बुद्धि के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जाना है, और उसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्या किए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो अगले एमसीक्यू के साथ फिर मिलते हैं।